ये कहानी बेलापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां माखन नाम का एक गरीब किसान रहता था। माखन के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी मधु और एक बेटा रवि था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। माखन के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरी इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कमाने का कोई और जरिया ढूंढना होगा। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के मधु से राय लेकर देखता हूँ, वह क्या कहती है। माखन तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी मधु को आवाज लगाता है। अरे मधु, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करना है। माखन की आवाज सुनकर मधु वहां आ जाती है। क्या हुआ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मधु, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए जी, क्या बात है? मधु, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही, और अगर मैं ज्यादा खाद डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल बाद में अच्छी होगी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और रवि की पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वह तो बहुत अच्छे और नेक दिल है। वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ मधु, यह ठीक रहेगा, क्योंकि मैं अगर नया काम भी करने को बोलूंगा तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है मधु, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह माखन जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। अरे काका, क्या आप घर पर हो? माखन की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ माखन बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? माखन फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। अच्छा तो ये बात है, तुम परेशान मत हो बेटा। काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या करूँ? बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। पर काका, इसमें तो आपका नुकसान है। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। माखन जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। माखन अपने घर पहुंचकर मधु को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ मधु, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह माखन जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए मधु को बोलकर जाता हूँ, मधु जरा यहाँ आना तो।
माखन को बुलाता सुन मधु वहां आती है। बोलिए जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ मधु, सुनो काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और रवि खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और जल्दी आने की कोशिश करना और संभल कर काम करना। फिर क्या था, माखन मधु को अलविदा कहकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो अब आ गया हूँ तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। माखन अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। माखन को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक बिच्छू आकर उसे काट लेता है। बिच्छू के काटने के कुछ समय में ही माखन चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ माखन बिच्छू के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह से शाम हो जाती है और मधु माखन का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख रवि पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी दिख नहीं रहे, कहीं गए हैं क्या? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझकर कहाँ होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। रवि की बात सुनकर मधु अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब मधु देखती है कि माखन अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। सीमा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे माखन के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, माखन कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? माखन कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात से सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि माखन कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले श्याम को माखन को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद श्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। यह क्या, माखन का तो पूरा शरीर लाल पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी बिच्छू ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को यह बात बतानी पड़ेगी। श्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। श्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है। क्या हुआ श्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो, और क्या तुम्हें माखन मिला? श्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। श्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी मधु भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। श्याम, तुम सबसे पहले डॉक्टर को लेकर वहां पहुंचो, मैं मधु बेटी को लेकर वहां आता हूँ। श्याम को डॉक्टर के पास भेजने के बाद जमींदार मधु को समझाने लगता है। मधु बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से माखन ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार मधु को लेकर माखन को देखने उसके खेत की ओर निकल जाता है और श्याम डॉक्टर को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और मधु जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा माखन बेहोश हालात में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर लाल पड़ चुका था। मधु माखन के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर के आते ही मधु को राहत मिल जाती है और डॉक्टर माखन की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, अब कैसी है माखन की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर माखन की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली दवाई दे दी है, परंतु जहर माखन के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह कोमा में चला गया है। कोमा? यह क्या होता है डॉक्टर साहब? कोमा में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है।
और यह अब कब होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना। बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। डॉक्टर माखन की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले माखन को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लेटा देते हैं। देखो मधु बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम माखन की अच्छे से देखभाल करो। देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और रवि के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा। पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से मधु को दिलासा देकर चला जाता है। जमींदार के जाने के बाद वहां रवि आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर मधु से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर देने को कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी या आप घर संभालोगी कि घर का खर्च देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो। मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। रवि की ऐसी बातें सुन मधु भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर मधु रवि को वहां से पढ़ने भेज देती है। अगली सुबह मधु सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और माखन की तबीयत अब कैसी है? काका, माखन की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने माखन को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दें ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और रवि की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी। जमींदार मधु को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर मधु जमींदार की बात मानने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता है मधु मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वह काम करने इतने दूर जाएगी तो वह माखन का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं सीमा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है सीमा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो ताकि तुम अपने घर का और माखन दोनों को ख्याल रख पाओगी। काका, यह तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, वहीं बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी ताकि उन पैसों से मैं रवि की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। माखन का सपना था कि रवि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। रवि की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।
आखिर में मधु की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। जमींदार मधु के संकल्प और साहस को देखकर भावुक हो जाता है। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूं, तुम कड़ी मेहनत करो, ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ है। मधु ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे मधु की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह रवि की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। मधु की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच माखन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर की दवाओं और मधु की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक माखन को होश आ गया। माखन को होश में आते देख मधु बहुत खुश हो गई। माखन, तुम्हें होश आ गया। ईश्वर ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। मधु, मैंने तुम्हें और रवि को बहुत परेशान किया। नहीं माखन, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। माखन धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने सीमा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। रवि की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। मधु का त्याग और माखन का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है।